हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 2 बायोलॉजी क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा और इंट्रोडक्शन। तो आज की वीडियो से, आज की टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रोटिस्टा है वो सिंगल सेल यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स मतलब ट्रू होता है, यू मतलब यहाँ पे ट्रू होता है, ठीक है। आप लोग अपनी बुक में लिख लीजिए। और जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं उन सबको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। अब इनका जो बाउंड्रीज होता है, यानी इनका जो सेल वॉल हुआ वो अच्छे से डिफाइन नहीं रहता है इनका बाउंड्रीज। तो कितने सारे जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनको काफ़ी डाउट है कि एक बायोलॉजिस्ट के हिसाब से अगर एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा अगर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है तो एक के लिए वो प्लांट होता है। मतलब इस चीज़ को अभी अच्छे तरीके से बायोलॉजिस्ट डिसाइड नहीं कर पाया। अभी उन लोगों के बीच में काफ़ी डिस्कशन चल रहा है, बहस चल रहा है कि कितनों का मानना होता है कि ये एक प्रोटिस्टियन है, तो कितने मानते हैं कि ये प्लांट ही है। अब इस जो बुक में हम लोग प्रोटिस्टा के अंदर कायरो कायरोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेला, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्ड एंड प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें कि ज़्यादातर जो प्रोटिस्टा होता है वो प्राइमरीली एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक मतलब हुआ समुद्री, वो ज़्यादातर समुद्र में ही पाया जाता है। और ये जो किंगडम है वो एक लिंक बनाता है प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी के बीच में। तो क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं तो इनका जो सेल होता है उसमें एक बहुत अच्छे से डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जो शायद मोनेरा में मिल पाना पॉसिबल नहीं है। मतलब उसमें अच्छे से डिफाइंड नहीं रहता है। और इसमें से आपको अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके पास फ्लैजिला होता है या सीलिया होता है। फ्लैजिला या सीलिया दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इनका मूवमेंट में हेल्प करता है। और इनका रिप्रोडक्शन असेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों तरीके से करते हैं। असेक्सुअली सेल फ्यूजन से और सेक्सुअली जाइगोट फॉर्मेशन से। तो इसमें जो पहला टॉपिक है कायरोफाइट्स, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। कायरोफाइट्स में आपको मेन दो ही चीज़ के बारे में पढ़ना होता है, वो होता है एक डायटम्स और डिस्मिड्स, ठीक है। डिस्मिड्स को गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए कि दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम एंड गोल्डन एल्गी डिस्मिड्स। तो ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन इन्वायरमेंट दोनों में मिलता है। यानी फ्रेश वाटर तो जो नॉर्मल आपका रहा, पीने वाला पानी नहीं, जो नॉर्मल रहता है तालाब वालाब, वो समझ लीजिए वो आपका फ्रेश वाटर हो गया। मराइन मतलब हो जाता है हमारा समुद्र। तो और वो माइक्रोस्कोपिक होता है, वो पानी में पानी की करंट की तरह फ्लो करता है। यानी कि जिस दिशा में अगर पानी जा रहा है उसी दिशा में आपका ये जो डायटम्स और गोल्डन एल्गी है वो मूव करेगा, प्लैंकटन की तरह कहिए। और ज़्यादातर वो फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक होना मतलब वो अपना खाना खुद बना सकते हैं सूरज की मदद से। तो जो डाई एटम्स होता है तो उसमें जो सेल वॉल होता है वो थिन ओवरलैपिंग फॉर्म करता है। यानी ये ऐसा देखिए आप, ये देखिए इसमें ऐसा रहता है। समझ लीजिए आप अगर एक नया फ़ोन ख़रीदते हैं तो फ़ोन का डिब्बा ऐसे ही रहता है ना, कि एक अंदर ऐसे डिब्बा, उसके ऊपर फिर एक और ऐसे ढक्कन। तो हमारा जो डायटम है उसमें ये इसी तरीके से होता है, बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे एक फ़ोन बॉक्स की तरह आप कहिए तो। जो सेल वॉल रहा वो ओवरलैपिंग इस तरीके से, ये आपका बॉक्स रहा एक, उसके ऊपर ये इस तरीके से ऐसे रहता है। हाँ, कह सकते हैं ऐसा। आप एक बॉक्स ऐसा खोल के देख लीजिएगा। यहाँ पे सोप बॉक्स लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया में नॉर्मल जो हम लोग सोप खरीदते हैं वो उसका डिब्बा ऐसा नहीं होता है। अब जो इनका वॉल होता है वो सिलिका से बना होता है। जो सिलिका रहता है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि उसको बर्बाद करना, तोड़ना फोड़ना, ख़त्म करना ये जल्दी पॉसिबल है ही नहीं। इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब उसको कभी ख़त्म जल्दी करना आसान है ही नहीं, कहिए तो इम्पॉसिबल है।
तो जो डाई एटम्स रहते हैं वो जब अपना सेल वॉल छोड़ देते हैं तो वो हमारे जो ओशियंस रहते हैं उसके अंदर जमा हो जाता है, और जिसको सालों बिलियंस ऑफ ईयर के बाद डाई एटमेशियस अर्थ के नाम से कहा जाता है, रिफ़र किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रिटी होता है। तो इसलिए इसको पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स और सिरप रहा उसके लिए यूज़ किया जाता है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस। डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है ओशन में। तो इनको चीफ प्रोड्यूसर्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जो ग्रेटी थिंग्स छोड़ते हैं, बन जाता है, उसकी वजह से ये पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कितनी जगह पे साउंड प्रूफ रूम्स भी इसकी वजह से बनता है। और इस पैराग्राफ में आप देखिए कि ये पैसिवली मूव करते हैं वाटर के करंट के फ्लो में। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास मूवमेंट के लिए कोई भी सीलिया या फ्लैजिला नहीं होता है। तो उसके बाद आता है हमारे डाइनोफ्लैजला, जो कि प्रोटिस्टा के अंदर ही आता है। इसको पायरोफाइट्स भी कहा जाता है। ये ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं ज़्यादातर मराइन ही होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक यानी कि इनके पास क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट रहता है। ये ज़्यादातर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड में होता है, डिपेंडिंग कि इनके पास पिगमेंट कौन सा, क्योंकि ये पिगमेंट के हिसाब से इनका कलर डिफरेंट रहता है। ये शायद आप 12th के किसी चैप्टर में पढ़ेंगे जिसमें ये चारों का अलग अलग कलर के बारे में आपका लिखा रहता है। अच्छा, इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना रहता है, और इनके पास दो फ्लैजला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसफरली, और वो भी वॉल प्लेट्स के बीच में होते हैं। देखिए, एक आपका यहाँ से है, अच्छा इसमें नहीं दिख रहा, ये देखिए इस ड्राइंग में देखिए, एक आपका यहाँ से रहता है तो एक आपका यहाँ से रहता है। इसको सल्कस कहते हैं और इसको फ्लैजलस कहते हैं। तो इसमें दो फ्लैजला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली होता है। अब कितनी बार मूवीज़ में आपने देखा होगा शायद रेड ओशियंस, तो ये रेड डाइनोफ्लैजलेट्स की वजह से होता है। जैसे आपने आगे पढ़ा कि इसका अलग अलग कलर हो सकता है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, तो इसमें रेड डाइनोफ्लैजलेट भी होता है जिसको हम लोग गोनाइलेक्स कहते हैं। तो अगर ये कभी कभी बहुत जल्दी रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से अगर फैल जाता है तो उसको रेड टाइड्स कहते हैं, क्योंकि पूरा ओशन लाल हो जाता है। और ये टॉक्सिक होते हैं, ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से कोई फिश, मराइन एनिमल को हार्म हो सकता है, या कि कहिए तो वो उस चीज़ से मर भी सकता है। उसके बाद हमारा इसी में प्रोटिस्टा के अंदर अगला जो है वो है यूग्लिनॉइड्स। तो उसके बाद हमारा है यूग्लिनॉइड्स। तो ज़्यादातर जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, और फ्रेश वाटर में भी स्टैगनेंट वाटर, यानी वो पानी जो ठहरा हुआ है, रुका हुआ होता है। तो इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, ये इनका सेल वॉल एब्सेंट होता है। उसके जगह उन्हें उनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको हम लोग पेलिसल कहते हैं, जो उनका बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि यूग्लिनॉइड्स के पास सेल वॉल नहीं होता है, उसके जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको हम लोग पेलिसल कहते हैं, और ये इसका काम ये रहता है कि ये उनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इनके पास दो फ्लैजला होता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। और अच्छा, यहाँ पे ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, रुकिए मैं आपको रीड करके बताती हूँ। थ्रू दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ्स बाय प्रिडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। अब इस लाइन को ध्यान से समझिए, क्योंकि एनसीईआरटी लिखा ही इस तरीके से होता है कि ऐसा कभी कभी लगता है कि पजल है। शायद ये इससे क्वेश्चन आपको पूछ ले और आप कहेंगे कि ऐसा तो कुछ बुक में था ही नहीं। अब देखिए, यहाँ पे ये लिखा जा रहा है कि सूरज के प्रेजेंस में इन लोग ऑटोट्रॉफ की तरह काम करते हैं, यानी कि सूरज की रोशनी से इन लोग खुद खाना बनाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज गायब हो जाता है तो इन लोग हेटेरोट्रॉफ की तरह काम करते हैं, यानी कि जो छोटे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको प्रीडेट करते हैं, यानी उनके ऊपर उनको अपना भोजन बना लेते हैं।
तो एक तरीके से आप इनको मिक्सोट्रॉफिक कह सकते हैं, यानी कि जो हेट्रोट्रॉफिक भी है और ऑटोट्रॉफिक भी है, ऐसे चीज़ों को हम लोग मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं। ये चीज़ को आप याद रखिएगा कि यूग्लिनॉइड्स मिक्सोट्रॉफिक है। और इंटरेस्टिंगली कि इसके पास जो पिगमेंट होता है वो एक हायर प्लांट की तरह, यानी जैसा आप पेड़ पौधा देख रहे हैं उसमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट होता है। सेम टू सेम यूग्लिनॉइड में भी क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट होता है। तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से याद कर लेना है कि इसके पास क्लोरोफिल ए और बी दोनों होता है और ये मिक्सोट्रॉफिक है। इसमें एग्जाम्पल इसका यूग्लिना लिखा हुआ है, वो भी आपको याद कर लेना। हर एक चीज़ में जहाँ एग्जाम्पल है वो इस एग्जाम्पल को आपको अच्छे से याद करना। फिर इसमें हमारा आता है स्लाइम माउल्ड। तो स्लाइम माउल्ड आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। तो अब हम लोग स्लाइम माउल्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब होता है वो चीज़ जो डेड और डिकेइंग चीज़ों पे फीड करते हैं, यानी कि जो सड़े गले सूखे पत्ते, ये समझिए उन सब चीज़ों पे ये फीड करता है। और इनका जो बॉडी रहता है वो डिकेइंग ट्विग की तरह मूव करता है, यानी कि आप अमीबा समझ सकते हैं। अमीबा देखते हैं वो कैसे मूव करता है, जिस तरीके से अमीबा मूव करता है सेम टू सेम लाइक ये आपका अमीबा हुआ, वो जिस तरीके से मूव करता है, यानी कि ऐसे समझिए, शायद वो थोड़ा ऐसे फिर ऐसे, और इसी तरीके से सेम अमीबा की तरह ये भी फीड करता है। ठीक है। और ये ऑर्गेनिक मटेरियल पे भी फीड करता है और उसके बाद वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है उसको छोड़ देता है एज वेस्ट। तो जब कंडीशन उनके हिसाब से कंडीशन फेवरेबल रहता है तो वो प्लाज्मोडियम फॉर्म करता है। प्लाज्मोडियम होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जब मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म रहता है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम। अब ये ग्रो भी कर सकता है और काफ़ी दूर तक फैल सकता है प्लाज्मोडियम, लेकिन जब कंडीशन अच्छा नहीं रहता है, अनफेवरेबल रहता है, तो प्लाज्मोडियम जो रहता है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है। उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी बना देता है जिसमें स्पोर्स रहता है। और वो जो स्पोर्स जब फैल जाते हैं या टूट जाते हैं तो उसके बाद वो जगह जगह जहाँ भी गिरता है वहाँ पर फिर वो उग जाता है। तो जो स्पोर्स रहता है उनके पास ट्रू वॉल्स रहता है। ट्रू वॉल्स मतलब होता है सेलुलोज। ट्रू वॉल्स, जहाँ भी आपको कहीं ट्रू वॉल्स लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो सेलुलोज का बात कर रहा है, कि वो सेलुलोज का बना हुआ है। अब इनका जो स्पोर्स रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट रहता है, यानी कि अगर कंडीशन अच्छा है तब भी, कंडीशन ख़राब है तब भी उन लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होता है, वो हर एक कंडीशन में रह लेते हैं। काफ़ी रेजिस्टेंस रहता है वो उनका स्पोर्स। हाँ, और वो काफ़ी एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस में भी, टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाता है सालों साल तक। और जब उनके हिसाब से फेवरेबल कंडीशन आता है तब वो स्पोर डिस्पर्स कर जाता है करंट के द्वारा, यानी करंट के साथ वो फैल जाता है और जहाँ भी गिरता है वो उग जाता है। अब उसके बाद प्रोटोजोन्स पे आता है। तो जो प्रोटोजोन्स होता है वो हेट्रोट्रॉप्स रहते हैं। हेट्रोट्रॉप्स यानी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहे। वो प्रीडेटर और पैरासाइट दोनों की तरह रहता है। प्रीडेटर यानी दूसरों का शिकार करना, पैरासाइट मतलब दूसरों के ऊपर ही जिंदा रहना। कितनों का मानना है कि जो ये है वो प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल के। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 तरह के प्रोटोजोन्स मिलते हैं। एमीबॉइड, ये जो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहता है, मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। ये अमीबा की तरह ही आपको मूव करते हैं और अपने प्रे को कैप्चर करते हैं सूडोफोडिया से, यानी फॉल्स फीट से, एज इन अमीबा, जैसे अमीबा करता है।
जो मराइन फॉर्म रहता है उनके पास सिलिका सेल रहता है उनके सरफेस पे, और सम ऑफ देम सच एज एंटामोइबा हिस्टोलिका आर पैरासिटिक। ठीक है, तो आपको ये एग्जांपल याद कर लेना है कि एंटामोइबा और ये किस में बिलोंग करते हैं, एमीबॉइड प्रोटोजोअन में। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल याद करना है, एमीबॉइड प्रोटोजोअन इक्वल्स टू एंटामोइबा। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा है वो है फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। तो या तो वो फ्री लिविंग होता है या तो पैरासिटिक होता है, उनके पास एक फ्लैजला होता है। इनका जो पैरासिटिक फॉर्म होता है वो डिजीज स्प्रेड करता है, सच एज स्लीपिंग सिकनेस, और स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्राइपैनोजोमा। ठीक है, तो आपको इसमें भी एग्जांपल याद कर लेना है, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें ये चारों ऑप्शन दिया हुआ था और बगल में उनके एग्जांपल थे, और आपको सही ऑप्शन के साथ उसको सिलेक्ट करना था। उसके बाद सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो उसके बाद सिलिएटेड प्रोटोजोन, तो ये ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं और ये एक्टिवली मूव करते रहते हैं, यानी कि हमेशा चलते ही रहते हैं, रुकते नहीं हैं, क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया रहता है, और सीलिया वो है जो इनके मूवमेंट में हेल्प करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट कॉजेज देयर मूवमेंट, दैट हेल्प देम टू मूव। अब इनके पास एक कैविटी होता है, ग्लूएट। ठीक है, तो जैसे कि आप अमीबा देखते हैं, अमीबा को अगर खाना खाना रहता है तो वो पहले ऐसा रहता है, अगर उसके आसपास कहीं खाना दिखता है तो वो यहाँ से धीरे धीरे ऐसे ग्लूएट बनाते हैं, कैविटी बनाते हैं, फिर ये फूड अंदर चला जाता है, उसके बाद वो उसको खा लेते हैं, बंद कर देते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे इसी तरीके से बात कर रहा है, दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ सेल सर्फेस। ठीक है, अब जब ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है, यानी कि जब चलते रहता है, तो पानी के साथ साथ खाना भी उनके ग्लूएट में जाते रहता है, और जिसकी तरह से वो चलते चलते खाना खा सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हो गया आपका पैरामोशियम, एग्जांपल याद कर लेना है। फिर आपका आता है स्पोरोजोन्स, जो कि इन्फेक्टियस है, यानी कि ये इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आप 12th का जो हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर है उसमें आप पढ़िएगा कि कैसे मलेरिया फैलता है, उसमें इसका पूरा साइकिल लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन साइकिल। तो ये इसमें इसका जो फेमस एग्जांपल है वो आपका है प्लाज्मोडियम नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया। ठीक है, तो इसका प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करता है, और इसकी वजह से काफ़ी सारे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उनको उनको ये हुआ था, और अभी भी होता ही है, यानी कि एक तरीक़े से ये इन्फेक्टियस है। तो आज हमने पढ़ा प्रोटिस्टा के बारे में, जिसमें आते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक, डिकम्पोजर्स और प्रोटोजोन्स। ऑटोट्रॉफिक वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, डिकम्पोजर जो डेड और डिकेइंग पे फीड करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा, डायटम्स, डाइनोफ्लैजलेट्स और यूग्लिनॉइड्स के बारे में। और हमारे डिकम्पोजर्स में था स्लाइम माउल्ट्स, और प्रोटोजोन्स में हमने 4 तरीके के प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें आपका आता है एमीबॉइड। उसके बाद फिर उसका एग्जांपल है एंटामोइबा। फ्लैजलेटेड में आपका आता है ट्राइपैनोजोमा, सिलिएटेड में पैरामोशियम, और स्पोरोजोअस में प्लाज्मोडियम। तो ये आप अच्छे तरीके से इस तरीके से जब भी आप ये चैप्टर अगर कॉपी में बनाते हैं तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आपको ये पढ़ना है, क्योंकि इस तरीके से आपको याद करने में आसान होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ डाई आइटम्स के नीचे जो एग्जाम्पल उसमें था तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं, डाइनोफ्लैजलेट के यहाँ, यूग्लिनॉइड में जो था वो यहाँ लिख सकते हैं, और स्लाइम मोल्ड्स के अंदर यहाँ लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाए तो लास्ट में आपको एक इसी तरीके से पूरे चैप्टर का एक चार्ट बना के दे दूँ, ताकि आपको ये एग्जाम्पल्स याद करने में आसान रहे। सो दैट्स इट फॉर नाउ, वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक फंगी फ्रॉम टुमारो। सो थैंक यू ऑल।